वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेमोक्रेसी को ही कंटिन्यू करते हुए इसके आखिरी पड़ाव पर हैं, जो हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, जब हम ये मान करके चल रहे हैं कि लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय और कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर जो है व्यवस्था है, जिसका मानव सभ्यता में मानव समूह ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि एक जगह लोकतंत्र की स्थापना होती है और फिर कुछ ताकतें आती हैं और लोकतंत्र को समाप्त कर देती हैं और उसकी जगह सैनिक तंत्र, अधिनायक तंत्र या राजतंत्र, इस तरह के का जो रिवर्सल है वो क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन? वाई डेमोक्रेसी फेल्स इन वन स्टेट एंड सक्सीड्स इन अनदर स्टेट? इसके लिए एक जगह सफल क्यों है, दूसरी जगह असफल क्यों है? इसके लिए हमें ये जानना होगा कि लोकतंत्र की सफलता की परिस्थितियां क्या है। जहाँ कहीं लोकतंत्र फेल हुआ, उन सभी जगहों का अध्ययन करने के बाद जो है राजनीतिक शास्त्रियों ने कुछ कारणों को इकट्ठा किया और ये बताने की कोशिश की कि यदि उपयुक्त वातावरण जो है या उचित परिस्थितियां यदि लोकतंत्र के लिए उपस्थित नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर लोकतंत्र के विफल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम आज इस बात का पर जो है अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे कि सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां या शर्तें क्या होती हैं। इस क्रम में पहला है कि लोकतंत्र वही जीवित रह सकता है जहां पहली कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि लोगों की आस्था हो। प्रजातांत्रिक मूल्यों में, प्रजातांत्रिक परंपराओं में, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में लोगों की आस्था, और आस्था ही नहीं बल्कि उन मूल्यों के प्रति इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि यदि कोई किसी भी कोने से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कहीं से आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए वह सामने खड़े दिखाई दे। यदि ऐसा विलिंगनेस नहीं है, the willingness to protect the democracy or democratic institution is absent in that country, then वहाँ पर जो है लोकतंत्र की सफलता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वहाँ लोकतंत्र सफल हो सकता है, विफल हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहाँ पर जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वह प्रजातांत्रिक मूल्यों में, प्रजातांत्रिक परंपराओं में, प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास करें और उस विश्वास को बचाने के लिए आक्रमण के सभी जो है प्रकार के आक्रमण के सभी प्रकार के जो तरीके हैं, जो जिसके द्वारा प्रजातंत्र पे आक्रमण किए जाते हैं, उसके प्रति सजग रहे, उसका प्रतिकार करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहे, तभी जाकर के उस देश में प्रजातंत्र सफल हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि शांति और व्यवस्था का उपलब्ध होना। जहाँ कहीं अशांति है, जहाँ कहीं संघर्ष है, जहाँ कहीं युद्ध है, कहीं हिंसा है, वहाँ पर हम प्रजातंत्र के सफलता की कामना नहीं कर सकते। प्रजातांत्रिक व्यवस्था मूल रूप से विचार विमर्श पर आधारित व्यवस्था है। एक ऐसे सभ्य समाज की व्यवस्था है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए वही जो है कामना करता है, वो स्वयं के लिए कामना करता है, और इस प्रकार से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच पारस्परिक जो है सद्भाव के संबंध होने चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए, कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त होनी चाहिए, तभी जाकर के उस देश में आप प्रजातंत्र की सफलता की कामना कर सकते हैं। यदि समय समय पर वहाँ हिंसात्मक आंदोलन होते हैं या हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, शांति को लगातार खतरा है, तो ऐसी स्थिति में जो मानव जीवन असुरक्षित होता है और सबसे पहले और सबसे प्रथम उद्देश्य होता है मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, और उसके लिए वह असीमित अधिकार जो है सत्ता को सौंप देता है, और जहाँ कहीं भी असीमित शक्तियाँ होती है वहाँ प्रजातंत्र को भारी नुकसान पहुँचता है। एक और तीसरी कंडीशन के रूप में है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जहाँ बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमिक कंडीशंस है, जहाँ एक जो है विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, या यूँ कहे कि आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में प्रजातंत्र की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि जब तक प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ प्रजातांत्रिक अधिकारों का प्रयोग
बिल्कुल किसी प्रकार के लोभ लालच के बिना किया जाए। और ये तभी संभव है जब उस देश में लोगों को मिनिमम आर्थिक जो है, मिनिमम इकोनॉमिक राइट्स जो है वो उपलब्ध हो। वहाँ के लोगों में जो है भूखमरी, कुपोषण या बेरोजगारी जैसी समस्या जो है वह नहीं हो। ऐसी अवस्था बहुत ज़रूरी है एक प्रजातंत्र के सफल होने के लिए। केवल केवल जो है सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था का होना ही नहीं, बल्कि आर्थिक समानता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र हमेशा खतरे में आ जाता है जहाँ पर गंभीर असमानता है। एक और जो है धन धन इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ गरीबी, भुखमरी और कुपोषण, बीमारी इकट्ठा हो गई। ऐसे समाज में हमेशा संघर्ष की संभावना बनी रहती है, हमेशा जो है हिंसा की संभावना बनी रहती है, और ऐसे अवस्था में प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। केवल आर्थिक समानता की बात नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना भी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सभी समाज में जो है समान समझे जाएं, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, सभी समान नियमों से जो है वह गवर्न हो, तो सामाजिक न्याय हो। ये नहीं कि समाज में जो है स्त्रीकरण इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पर जो है खड़ा है, बल्कि सभी लोग जो है वो समान धरातल पर खड़े हैं। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि समाज में जो स्थिति हो मनुष्य की, वो उनकी प्राप्तियों के आधार पर हो, उनके उनके जो है परंपरागत स्थिति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समान हो, समान नियम हो, समान कानून हो, समान न्यायपालिका हो और समान अवसर हो, ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमारे किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है कि वहाँ के लोगों का एक जो है लेवल तक शिक्षित होना ज़रूरी है। यदि शिक्षा नहीं है तो हम अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, प्रजातांत्रिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं है, तो जो राजनीतिक प्रक्रिया में जो उठने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के प्रति हमारी जागरूकता नहीं होगी, उसके बारे में हमारे कोई अवेयरनेस नहीं होगी, हमारा कोई ओपिनियन नहीं होगा। जनता का शिक्षित होना इसलिए भी जरूरी है कि विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, उस चर्चा परिचर्चा के विभिन्न पहलुओं को समझें और उसके राजनीतिक महत्व को समझें, और फिर जो है अपने राजनीतिक निर्णय जो है वो प्रस्तुत करें। तो शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षित होना इसलिए भी जरूरी है कि जनमत निर्माण के लिए यह एक आवश्यक तत्व है। किसी भी जनमानस का किसी भी विषय के संदर्भ में जो मत निर्मित होता है, उसके लिए बहुत ही स्वतंत्र और जो है स्वस्थ संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने ओपिनियन, अपने विचार बनाएगा कैसे, उसके लिए उन्हें सूचना की आवश्यकता है। और सूचना का स्रोत क्या है? मीडिया है, चाहे वो ऑडियो विजुअल मीडिया हो, चाहे 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 वो पेपर्स हों, चाहे अन्य प्रकार के मैगजीन्स हों, जर्नल्स हों, सिनेमा हो, नाटक हो, ड्रामा हो, ये सारी चीज़ें जो है मीडिया है, जिसके संपर्क में लोग आते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लोग उन विचारों, मुद्दों के संदर्भ में विभिन्न विचारों को, विभिन्न आयामों को समझते हैं और फिर जो है अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो ये जो पूरी जो संचार व्यवस्था है, ये पूरी तरह एक स्वस्थ प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि ये पक्षपाती है, तो फिर जो है उस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो जनमत के निर्माण के लिए स्वतंत्र जो है मीडिया संसाधन का होना ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कही जाती है कि जहाँ जहाँ शक्ति का केंद्रीयकरण होता है, वहाँ वहाँ जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों को खतरा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया जाए। सत्ता का विकेंद्रीयकरण कई प्रकार से होता है, जैसे शक्ति का पृथक्करण होता है, शक्ति का विभाजन होता है, या विभिन्न स्तर पर जो है अधिकारों का आवंटन कर दिया जाता है। और हर एक स्तर की समस्या हर एक स्तर के लोगों के द्वारा विचार विमर्श करके उनके द्वारा बनाए गए नीतियों के आधार पर संपादित की जाती है। तो सत्ता का जितना विकेंद्रीयकरण होगा,
प्रजातंत्र की जड़ें उतनी ही गहरी होंगी, क्योंकि हर स्तर पर नागरिकों को ये मौका मिलेगा कि वो अपने लिए जो है निर्णय ले सके, अपने लिए नियम बना सकें, अपने लिए व्यवस्था कर सके, और इस प्रकार से हर स्तर पर लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। जितनी सहभागिता बढ़ेगी उतनी ही प्रजातंत्र की जड़ें गहरी होती जाएंगी। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की घोषणा भी बहुत जरूरी है। नागरिकों के स्वतंत्र जो है, हमेशा से मानव इतिहास जो है वो जो है शक्ति के संघर्ष का इतिहास रहा है। कुछ लोग जिन्होंने शक्ति पर एकाधिपत्य जमा लिया और दूसरी ओर जन सामान्य, इन दोनों के बीच संघर्ष होता रहा है और हर संघर्ष में नागरिक विजय होते रहे हैं और अपनी स्वतंत्रताओं का दायरा बढ़ाते रहे हैं। इन स्वतंत्रताओं को आज के आधुनिक युग में जो है लिखित रूप में, अभिलेख के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व से में ही ये घोषित कर दिया जाता है कि मनुष्य के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, कौन कौन से अधिकार आवश्यक हैं, उनकी घोषणा करके उन्हें दे दी जाती है। और ये अधिकार और स्वतंत्रताएं जो है वो सरकार या सत्ता के विरुद्ध दी जाती हैं। तो इसलिए इन स्वतंत्रताओं के बिना प्रजातंत्र संभव नहीं है, क्योंकि इन स्वतंत्रताओं में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन निर्माण की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वो प्रजातंत्र के लिए अति आवश्यक है। यदि ये इन स्वतंत्रताएं उपलब्ध न हो तो प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं अधिकारों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा कि ये अधिकार लिखित होने चाहिए, और दूसरे सत्ता के जो केंद्र हैं उनके गठन की, उनके जो स्वरूप है, गठन के जो तरीके हैं वो भी बिल्कुल निर्धारित होने चाहिए, और उनके द्वारा जिन शक्तियों को उपभोग किया जाएगा वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार के कन्फ्यूजन न हो। और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो फिर जो है उसके निपटारे के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की आवश्यकता भी है। स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की आवश्यकता केवल जो है सरकार केवल संविधान की व्याख्या के लिए ही नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका एक ओर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, दूसरी ओर जो सत्ता और शक्ति के जो केंद्र हैं या जो संगठन है उसको भी उसके दायरे में रहने के लिए मजबूर करती है। यदि वो अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और अपने क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास करता है तो उसको रोकने का प्रयास करती है। तो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली जो है न्यायपालिका ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक होती है, और इसके बिना जो है प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। एक और आवश्यकता देखने को है कि योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी, एक जो है प्रतिबद्ध ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि स्वतंत्र ब्यूरोक्रेसी, किसी सत्ताधारी दल या व्यक्ति के पक्ष में काम नहीं करना बल्कि कानून के पक्ष में काम करना, न्याय के पक्ष में काम करना, संविधान के पक्ष में काम करना। तो इस तरह की जो है कर्मचारी तंत्र की व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जो सत्ता में प्रजातांत्रिक माध्यमों से आता है और जो नीतियां बनाता है उन नीतियों को बनाने में, उसके क्रियान्वयन में उसकी सहायता करे, और वो बिल्कुल अपना आचार विचार व्यवहार जो है वो कानून के दायरे में रखे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कर्मचारी तंत्र कमिटेड हो जाता है किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा, किसी संगठन के साथ, तो फिर वहां पर जो है प्रजातंत्र को गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है, प्रजातंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है और प्रजातंत्र के समाप्त होने का भय बना रहता है। तो योग्य और योग्य तो होना ही चाहिए लेकिन निष्पक्ष भी होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है स्वस्थ और जो है सुगठित दलीय व्यवस्था का होना। क्योंकि आज के दिनों में प्रजातंत्र की परिकल्पना या प्रजातंत्र के क्रियान्वयन का स्वप्न पूरा ही नहीं हो सकता यदि राजनीतिक दल की उपलब्धता नहीं है। लेकिन एक और जहां राजनीतिक दल प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने में सहायता करता है, उसे चलायमान बनाता है, उसे वास्तविक बनाता है, तो दूसरी ओर दलीय व्यवस्था के कुछ गंभीर दोष हैं। यदि वह हो जाए, तो यदि वह हावी हो जाता है
तो फिर प्रजातंत्र को खतरा ही खतरा है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। स्वस्थ दलीय व्यवस्था क्या है कि दल जो है वो बिल्कुल डिफाइंड हो, दल के उद्देश्य और सिद्धांत बिल्कुल डिफाइंड हो, दल के कार्यक्रम जो है बिल्कुल परिभाषित हो, दल में आंतरिक जो है प्रजातंत्र हो, दल मुद्दों पर बनाए जाएं, विचारधारा पर बनाए जाएं, ये बहुत आवश्यक है। दल में जो लोग हैं वो अनुशासित हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दलों के द्वारा जो जनता के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको सहज स्वीकार करने की परंपरा हो। और दूसरी बात, जो भी वो कार्य कर रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता संघर्ष में, तो ऐसे मुद्दों को वो न उठाएं जो समाज में विभाजन पैदा करते हो, समाज में वैमनस्य और घृणा जो है पैदा करते हैं या उसका जहर बोते हो। ऐसी चीज़ों से राजनीतिक दलीय व्यवस्था को दूर रहना चाहिए। और संसदीय प्रजातंत्र में तो और भी ज़रूरी है कि एक दल जो है सत्ता में आता है तो दूसरा दल जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाए, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका, एक ऐसे विपक्ष की भूमिका जो जो सत्ताधारी दल के लिए मार्गदर्शन करे, उनकी उनकी कमियों की तरफ उनका ध्यान दिलाए, केवल आलोचना के लिए आलोचना ना करे। तो इस प्रकार की एक स्वस्थ और संगठित सुगठित राजनीतिक दलीय व्यवस्था किसी भी प्रजातंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। दलीय व्यवस्था के साथ साथ एक बात और जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि योग्य और निष्ठावान नेतृत्व का होना जरूरी है, नेता का होना जरूरी है। नेता यदि भ्रष्ट हैं, नेता यदि महत्वाकांक्षी हैं, ये नेता यदि लगातार ये प्रयास में है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके जो है एक अधिनायकत्व को जो है स्थापित किया जाए, जो है कानून के शासन को समाप्त करके व्यक्ति के शासन की स्थापना की जाए, लगातार यदि ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जो नेतृत्व है वो इसी प्रकार का है जहाँ उसे प्रजातंत्र प्रति न तो उनकी कोई निष्ठा है और न ही उनमें जो है योग्यता है कि वह व्यवस्था का संचालन ठीक ठाक ढंग से या राष्ट्र का नेतृत्व जो है उत्थान के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए कर सके, तो फिर वहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि वहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे बचाया जाए। चूँकि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि यदि भारत में आज, क्योंकि भारत में और पड़ोसी राज्यों में एक साथ जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है निर्मित हुई थी, वहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई थी, परंतु उन देशों में बहुत जल्द ही ऐसी ताकतों ने सर उठाया जिसने प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करके एक अधिनायकवादी, सैनिकवादी, निरंकुशवादी व्यवस्था की स्थापना करती। वहीं भारत में निरंतर जो है वो जो प्रजातंत्र मजबूत होता रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ का नेतृत्व जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों या प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति बिल्कुल कमिटेड है, निष्ठावान है, और जो है वो प्रजातंत्र के अतिरिक्त किसी और तंत्र की बारे में सोचता ही नहीं है। और ये एक बड़ा कारण है कि भारत में प्रजातंत्र को जो है कम से कम नेतृत्व से खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। इसके अलावा सार्वजनिक कल्याण की नीतियाँ, योजनाएं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में यदि प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन है तो नीतियां भी प्रजा को केंद्रित में रख करके ही बनाई जानी चाहिए, जनता को केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए। यदि कल्याण के माध्यम से यदि नागरिकों का धीरे धीरे कल्याण होता हुआ दिखाई देता है तो लोगों का विश्वास जो है व्यवस्था में लगातार बढ़ता जाता है और लोग जो है उस व्यवस्था के प्रति निष्ठावान होते जाते हैं। यदि जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में नीतियां जो है ठीक उसके उलट बनती हैं और नागरिकों के समस्याओं के प्रति जो है किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनके गरीबी, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनके कुपोषण, उनके अन्य प्रकार की समस्याओं के बारे में यदि नहीं सोचा जाता, राष्ट्रीय नीतियाँ उनके लिए नहीं बनाई जाती, समस्याएं लगातार वर्षों वर्ष तक स्थायी बनी हुई होती, तो ऐसी अवस्था में जो है लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था में डगमगाने लगती है, कम होने लगती है, और शायद वो अपने कल्याण हेतु दूसरे प्रकार की व्यवस्था की कामना करने लगते हैं। तो सार्वजनिक कल्याण का होना, सार्वजनिक कल्याण के ध्येय का होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। दल आए दल जाएं, सत्ता में एक दल आता है एक दल जाता है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर कभी जो है कोई भी दल आए उस पर किसी प्रकार की नीतियों में कोई विचलन नहीं होता, नीतियों में कोई
जो है बदलाव नहीं होता। इस प्रकार की सहमति होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, राष्ट्र से संबंधित मुद्दे हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जो है असहमति नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का ये भय नहीं होना चाहिए कि दूसरे दल आ जाएंगे तो वो इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे या भिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाई जाएंगी। कुल मिलाकर के ये जो है सारी प्रजातंत्र की सफलता की कंडीशंस है। बाकी कल चर्चा